अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है। जो हमारा लेक्चर है वो है 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स क्या चीज़ है। बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें आपने क्या स्टडी करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है बायो, दूसरा है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में हम कहते हैं कि जो एनर्जी है उस चीज़ को आपने स्टडी करना है कि एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और नेक्स्ट एनर्जी जो है वो हम यूज़ कैसे करते हैं। एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं। एटीपी को हम एनर्जी का यूनिट कहते हैं। इस चैप्टर में दो बेसिक जो पोर्शन बने हुए हैं वो है, एक है आपका जो पोर्शन है मेजर वो है फोटोसिंथेसिस, और नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको आप कहते हैं रेस्पिरेशन। ये दो मेजर पोर्शन हैं इस चैप्टर के, ये आपने पढ़ने हैं इसमें। और अगर हम बायो एनर्जेटिक्स को स्टडी करते हैं तो इसमें ये दो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आ जाते हैं, बायो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। एक एनर्जी फार्मेशन का प्रोसेस है, दूसरा एनर्जी के यूजेस का प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें स्टडी करनी है। अब हम देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स क्या चीज़ है। बायो एनर्जेटिक्स में सबसे पहले हम कहते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी होती क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एक यूनिट है एनर्जी का कि एटीपी की फॉर्म में ही हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये जो एटीपी है ये क्या चीज़ है, इसका बायो एनर्जेटिक्स में क्या रोल है। तो बायो एनर्जेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स जो है ये क्या चीज़ है। बायो एनर्जेटिक्स जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन from one organism, it is the study of energy transformation in living organism। के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मैकेनिज़्म है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। हम बायोलॉजी की ब्रांच है वो बायो एनर्जेटिक्स, इसमें हम स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेजर चीज़ है वो है एनर्जी। एनर्जी बनती कैसे है, एनर्जी यूज़ कैसे होती है, या एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, ये आपने चीज़ें देखनी है। यहाँ पे क्या चीज़ है, सबसे पहले अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बायो एनर्जेटिक्स को का कंसेप्ट अगर हम लेते हैं तो इसमें हम कहते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स की एग्जाम्पल लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें आपने यहाँ पे गौर करना है कि हम एनर्जी को कैसे बना रहे हैं और एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। प्लांट्स हमें पता है, प्लांट्स क्या चीज़ हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए प्लांट्स क्या करते हैं, इस लाइट एनर्जी को यूज़ करके फूड फार्मेशन करते हैं। मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज की फार्मेशन करते हैं। अब ये क्या है, हमारे पास एक एनर्जी है लाइट एनर्जी, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी एनर्जी में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो गई है यहाँ पे फूड फार्मेशन में। और फूड में किस फॉर्म में गई है, यहाँ पे फूड जो बनती है उसमें बनेंगे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स किस तरह बनेंगे, अगर ये हम फूड की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस की बात की तो यहाँ पर हमारे पास बना ग्लूकोज की फार्मेशन में जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज में बनते हैं बॉन्ड्स। अब एनर्जी, ये जो लाइट एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ गई, हमारे पास ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स हमारे पास थे उस बॉन्ड की फार्मेशन में ये एनर्जी स्टोर होगी। अब जब हम इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज के बॉन्ड टूटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में।
यहाँ पे जो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई, यहाँ पे जो बॉन्ड्स बने वो भी एटीपी की फॉर्म में बने। अब हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होगी एटीपी की फॉर्म में, देन हम कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हम इसी बॉन्ड को तोड़ते हैं और एनर्जी हमें हासिल हो जाती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे पास एटीपी है ये क्या चीज़ है, हमारे पास केमिकल एनर्जी। एटीपी क्या चीज़ है हमारे पास, एक केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखें प्लांट्स ने क्या किया, लाइट एनर्जी को यूज़ किया। लाइट एनर्जी का क्या मतलब है, जो सनलाइट है उसको यूज़ किया, उसको कन्वर्ट किया एटीपी की फॉर्म में, देन उसको स्टोर किया, और देन लास्ट पे वही एनर्जी जब हमारे पास टूटेगी तो वो एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, बायो एनर्जेटिक्स। अब यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि एक है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर एग्जांपल लेते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेशुमार तरह के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन किस तरह के होते हैं कि उनको आप कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का क्या मतलब है कि ये रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, और ये रिएक्शन का क्या काम है, ये हम क्यों करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली हम एटीपी की प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन या एनर्जी के फ्लो के लिए हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस क्या चीज़ें हैं, हम इसके अगर पॉइंट्स लिखें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहाँ होते हैं, अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनका काम क्या है, हम क्यों करवा रहे हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब आपने पीछे भी बात की कि एनर्जी क्या चीज़ है, एटीपी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ये आप रिएक्शंस क्यों करवाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक तो आप एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, दूसरा एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे लिखते हैं कि एक चीज़ होगी आपके पास कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। दूसरी चीज़ आप लिखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्यों करवाते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो थर्ड चीज़ है इसमें आप कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है कि आप क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन रिएक्शंस में जो बेसिक चीज़ होगी उसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन का। अब क्या होता है कि आप इसमें चेक करें तो ये हम 2 चीज़ें इसमें देखते हैं, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन, दूसरी है हमारे पास रिडक्शन। ये 2 रिएक्शंस हैं अलग-अलग, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन, दूसरा है हमारे पास रिडक्शन। अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा था वो आपने कहा था एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम एक बात कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, उससे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, उस एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ये है रिडक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। हम एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ये रिएक्शंस करवाते हैं। इस रिएक्शन के अंदर बेसिक चीज़ क्या है कि आप एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक्सचेंज कैसे होगा, या तो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसको, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं एटम से, तो आप इसको कहते हैं ये है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर लेके आ रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे ये है रिडक्शन रिएक्शन।
अब यही दोनों रिएक्शन अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक दूसरे के फ़ौरन बाद हो रहे हैं, तो आप इन दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली कहते हैं कि ये हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों रिएक्शंस मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों रिएक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक दूसरे के बाद साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो आप इसको कहते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हमारे पास डेफिनेशन आ जाए रिडॉक्स रिएक्शन की, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, बायोएनर्जेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम की, कि अगर हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करना है या इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो वो किस तरह से होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स गौर करना है कि यहाँ पे आपने एक बात की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे हम दूसरी बात कह रहे हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बात आपने गौर से देखनी है कि हम ये एक ही बात कर रहे हैं। कैसे एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आपने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखा हो, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि हाइड्रोजन के अंदर, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। अब बात सुने गौर से कि अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम गेन कर रहा है, हाइड्रोजन एटम लॉस कर रहा है। अगर गेन करेगा तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन एटम ले रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे देखें, हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हैं और दो या एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने हाइड्रोजन की बात की, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो चीज़ आ जाती है वो है ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या चीज़ है, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन अगर एक ही टाइम पे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपने देखा इसमें कि एनर्जी, इसमें हाइड्रोजन एटम की आपने एग्जाम्पल ली कि हाइड्रोजन एटम को भी हम कह सकते हैं कि अगर हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उसको भी आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास अगली चीज़ है वो है ATP। आपने जो शुरू में बात की थी कि एनर्जी हम स्टडी करते हैं, एनर्जी स्टडी करने का क्या मतलब है कि हम ATP की स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड ही ATP की फॉर्म में होती है। अब ये ATP हमारे पास क्या है? ATP असल में हमारे पास जो एक करेंसी यूनिट है सेल का, सेल क्या करते हैं, करेंसी यूनिट है कि सेल एनर्जी किस फॉर्म में बनाते हैं और किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो ATP की फॉर्म में करते हैं। अब हम ATP की अगर डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ATP असल में क्या चीज़ है? ATP असल में एक न्यूक्लियोटाइड है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? अब न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा यूनिट है जिसमें क्या होता है कि आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा यूनिट जिसमें तीन चीज़ें हों, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स,
कौन कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप देखें कि एक हो आपके पास राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का क्या मतलब है कि आपके पास ऐसी शुगर हो जो 5 कार्बन हो, जिसके अंदर 5 कार्बन हो। एक चीज़ हो राइबोज शुगर, दूसरी आप कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, जैसे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें आप कहते हैं एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। उन 4-5 बेसिस में से कोई एक बेस होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे आप कहते हैं कि इन दोनों के साथ कोई फास्फेट ग्रुप अटैच होना चाहिए। फास्फेट ग्रुप किसी भी कंपाउंड के अंदर जब आप ये 3 चीज़ें देखते हैं, राइबोज शुगर हो मतलब 5 कार्बन शुगर हो, नाइट्रोजिनस बेस हो और उसके साथ फास्फेट ग्रुप लगा हुआ हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है न्यूक्लियोसाइड, वो इसी के कंपैरिजन में ही आ जाती है। उसमें आप कहते हैं उसमें नाइट्रोजिनस बेसिस नहीं, फास्फेट ग्रुप नहीं अटैच होता, इसलिए हम उसको कहते हैं वो हमारे पास नाइट्रोसाइड। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अगली चीज़ यहाँ पे ये क्या है कि एटीपी क्या चीज़ है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड होता है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, cell store energy in the form of ATP and when cell need energy cell use this ATP। क्या आपने पहले ही बात की कि सेल क्या करता है कि ATP की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। आपने शुरू में जब देखा था प्लांट सेल अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन आपने देखी थी, वहाँ पे क्या होता है कि जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। उन बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर हो रही है। अब जब एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अब इस ATP का स्ट्रक्चर हम अगर देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर भी 3 यूनिट्स हैं। ATP के अंदर 3 यूनिट्स आते हैं। एक है हमारे पास एडेनिन, ए रिप्रेजेंट करता है एडेनिन को। एडेनिन क्या चीज़ है, एडेनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। आपने पहले ही कहा कि ATP न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड के लिए बेस तो होना ज़रूरी है, तो इसमें बेस कौन सी होगी, एडेनिन। एडेनिन क्या चीज़ है, एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है। अब अगली चीज़ हम इसमें कहते हैं कि दूसरी चीज़ इसके अंदर कौन सी होती है, इसके अंदर राइबोज शुगर होता है। हमने जब न्यूक्लियोटाइड की बात की थी तब भी हमने कहा था कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर का क्या मतलब है कि 5 कार्बन स्ट्रक्चर होगा, एक शुगर लगा होगा जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। अब अगली चीज़ जो थर्ड वन आ जाती है वो इसमें क्या चीज़ है कि इसके अंदर क्या होगा, 3 फास्फेट लगे हुए होंगे, 3 फास्फेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि आपने जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था, आपने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। तो आप ATP के अंदर देखें कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस भी है, इसके अंदर राइबोज शुगर भी है, इसके अंदर फास्फेट ग्रुप भी है। तो मतलब ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो हम देखते हैं कि आपने देख लिया कि ATP क्या चीज़ है। ATP एक न्यूक्लियोटाइड है। ATP के अंदर 3 यूनिट्स होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि ATP का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब यही जो 3 चीज़ें हैं आप उसको स्ट्रक्चर में लेके आएँ कि आप यहाँ पे मेंशन कर दें स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ATP का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप देखें कि यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं राइबोज शुगर। आप यहाँ पे 5 कॉर्नर रिंग बनाएं, एक शुगर बनाएं जिसके अंदर 5 कार्बन हो। फ्रेंड्स ये देखें, अगर हम नंबरिंग करते हैं हम कहते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक राइबोज शुगर है। अब अगली चीज़ यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एडेनिन को लगाना है। एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि हम अगर यहाँ पे ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये यहाँ पे इसको आप नाम देते हैं, ये क्या है हमारे पास एडेनिन। अब इस तरफ हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या है 3 फास्फेट ग्रुप। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 फास्फेट के ग्रुप लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास ATP का स्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास और इन तीनों चीज़ों को मिला के आप क्या बनाते हैं, ATP का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एनर्जी कैसे आती है एटीपी से, एटीपी कैसे टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। कि आप देखें कि अगर हमारे पास बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड कहाँ पे हैं, अगर आप गौर करें तो आपको बॉन्ड नज़र आएंगे फास्फेट के बॉन्ड्स। फास्फेट के बॉन्ड्स कौन से हैं, ये हैं आपके पास फास्फेट बॉन्ड। ये जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं ये हैं हमारे पास हाईली कोवलेंट बॉन्ड, इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब एनर्जी हमें कैसे मिलती है कि जब भी यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो हमें मिलेगी एनर्जी। अब फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, हमें मिलेगी एनर्जी। बॉन्ड कैसे टूटेगा कि आपके पास ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ना ही ये बॉन्ड टूटेगा। आपके पास हाईली एनर्जी बॉन्ड कौन से हैं, आपके पास फास्फेट बॉन्ड हैं। आपके पास सबसे पहले ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा कि यहाँ पे इस बॉन्ड की ब्रेकेज से ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। आप पहले लास्ट वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, आपके पास ये एक बॉन्ड टूटता है और आपके पास पीछे क्या रह जाता है, आपके पास ये एक फास्फेट निकल गया। जब ये अगर हम कहते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास एनर्जी आएगी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलेगी। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, एक फास्फेट अलहदा हो गया। अब स्टूडेंट्स पीछे आपके पास क्या बचा, आपने कहा था एटीपी क्या चीज़ है। एटीपी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एडेनिन के साथ 3 फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं। एक फास्फेट निकल गया, आपने कहा था एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एटीपी का एब्रिविएशन क्या है कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, मतलब एडिनोसिन के साथ 3 फास्फेट लगे हुए हैं। एक फास्फेट निकल गया, पीछे रह गए 2 फास्फेट। आप इसको आप क्या कहेंगे, एडेनिन डाइफास्फेट। डाई का मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड रह गए, 2। अब यहाँ पे आप इस बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तब भी आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 7.3 किलो कैलोरीज। जब ये बॉन्ड भी टूट गया, आपके पास पीछे रह गया एक फास्फेट, आप इसको कहते हैं एडेनिन मोनोफास्फेट, मतलब आपके पास एडेनिन के साथ एक फास्फेट रह गया। अब क्या होता है कि नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये बॉन्ड टूटते कैसे हैं कि आपके पास इनऑर्गेनिक फास्फेट आ जाता है, एटीपी, इसके साथ वाटर आए, आपके पास रिएक्शन आता है, आप कहते हैं एडीपी बना, आपके पास इनऑर्गेनिक फास्फेट आया और देन आपके पास एनर्जी आ गई। एनर्जी आपने मेंशन की कि कितनी आई, 7.3 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट जब एडीपी से एएमपी बनेगा तो वो भी इसी तरह से आएगा, एडीपी प्लस वाटर, देन रिएक्शन हो एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट और प्लस आपके पास 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। अब हम अगली बात जो कहते हैं वो है रिएक्शन। रिएक्शन हम क्या कहते हैं कि एटीपी, अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम कहते हैं कि एटीपी असल में एनर्जी प्रोसेस के बनने में भी हमें काम देगी, एनर्जी फार्मेशन में भी काम देती है और एनर्जी को यूज़ करने के लिए भी काम देती है। कि अगर हम इसका स्केच ड्रा करें तो यहाँ पे देखते हैं हम एटीपी, यहाँ पे है हमारे पास एडीपी, यहाँ से एक फास्फेट निकल जाए, तो हमारे पास बन जाएगा एडीपी। अगर यहाँ पे एक फास्फेट हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एटीपी। इसको आप कहते हैं एटीपी की फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपने जो आज पढ़ा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि एक है हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स। क्या चीज़ है, आपने बायोएनर्जेटिक्स में एटीपी का रोल पढ़ा, एटीपी का क्या रोल है। नेक्स्ट एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।